हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है द एग्जाम स्ट्रैटेजी में। और मैं आपके अपकमिंग एग्जाम के 2026 बोर्ड्स एग्जाम के, वो भी सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए मैंने पहले से कराया हुआ है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए ये सेशन और ये सीरीज चलने वाली है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिपीटेड PYQs फ्रॉम द ईयर 2015 टू 2025। 2015 से 2025 तक के जो रिपीटेड PYQ होने वाले हैं उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम पे फोकस्ड रहने वाले हैं। सो आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हौसला रखिए, एग्जाम से नहीं डरिए, कंफ्यूजन में मत आइए, टेंशन मत लीजिए। अब थोड़ा समय निकाल करके ये वीडियो पे ध्यान दीजिए, फोकस करिए। और हम लोग रेगुलर एक वीडियो में 50 क्वेश्चन के हिसाब से चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। तो आई विल हेल्प यू टू make sure that the question that will come in your exam will not be able to make you or feel you any type of fear. They won't be able to just make you fear. Okay, so just pay attention and get ready to get ready for the preparation of your boards exam. So starting from the MCQs, we will after completing 4 or 5 sets, we will prepare for the subjective test और subjective PYQs also। 2015 से 2025 वाले जितने भी subjective PYQs होंगे, we will also look for them, we will also take care of them. It will help you to reduce your pressure, exam pressure, and improve your marks, improve your language a lot. Okay, so we will now start from the question set 1, question 1। आपका ये क्वेश्चन आपके ये क्वेश्चन का Which of the following is a decomposition reaction has been asked in 2016, 2019 and 2023। आपका ये क्वेश्चन 2016, 2019 से 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, Which of the following is a decomposition reaction, इनमें से कौन decomposition reaction है। तो जैसे ही आपके स्क्रीन पे, आपके कॉपी पे decomposition reaction नजर आ जाए, तो विल जस्ट आपके दिमाग में ये फॉर्मूला हिट करना चाहिए। इट विल हिट इन योर ब्रेन that whenever a substance breaks or splits up into 2 or more than 2 substances, that is called a decomposition reaction। तो हम लोग जो ऑप्शंस दिए होंगे, हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए NaOH plus HCl NaCl plus H2O। क्लियरली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 सबस्टांसेस कंपाउंड्स जो है आपस में रिएक्ट करके 2 कंपाउंड्स बना रहे हैं। यहाँ पे H और Na जो है, इन्होंने अपनी जगह बदली है। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है और हमें ढूंढना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। NH4Cl सिंगल प्रोडक्ट है, ये ऑप्शन नंबर बी है आपका। जो NH3 plus HCl में ब्रेक कर जा रहा है, यानी AB जो है वो A plus B में स्प्लिट कर रहा है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये आपका 2 मिलके 1 हो जा रहा है, ये A plus B, ये जो है वो A plus B मिलके AB बना दे रहा है, और ये आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल होने वाला है। तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन मान रहे हो, तो इसका सही एग्जाम आंसर होने वाला है NH4Cl, जो स्प्लिट हो रहा है NH3 plus HCl में। ओके, तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका कि डिकम्पोजिशन कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द कलर ऑफ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्यूम्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट। एक रिएक्शन जो होता है लीड नाइट्रेट का रिएक्शन, जिसमें इसको हम लोग हीट करते हैं तो ये डिकम्पोजिशन होता है PbO plus NO2 plus O2। ये एक रिएक्शन हम लोगों ने देखा था कि लीड नाइट्रेट का जब डिकम्पोजिशन होता है तो लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ये स्प्लिट हो जाता है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, उसका फ्यूम का कलर कैसा है, ब्राउन, येलो, ग्रीन और व्हाइट। ऑब्वियसली इस फ्यूम का कलर जो होता है वो ब्राउन होता है, नाइदर येलो नॉर ग्रीन नॉर व्हाइट। ओके, तो इसका सही आंसर है आपका ब्राउन। इसका सही आंसर है आपका ब्राउन। ओके, कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर गोल्ड रिकवरी एंड डिसॉल्व्स गोल्ड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर गोल्ड रिकवरी एंड डिसॉल्व गोल्ड। जनरली वी हैव स्टडीड दैट गोल्ड इज a noble metal। ये एक ऐसा मेटल है that cannot react with any other element, that does not react with any other element, any other substances। और ये यही प्रॉब्लम है, किसी कोई रिएक्शन हम लोग पढ़ते नहीं है, बट एक प्रॉब्लम है, एक रिएक्शन है, इसका एग्जिस्ट करता है, आपको याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में कि एक आदमी है, आपको डिडक्टिव का रूल प्ले करना है,
एक आदमी जो घर घर जाकर के गहना साफ करने के लिए कहता है, एक औरत के गहने को साफ करता है, लेकिन उस गहने का जो वेट होता है उससे उस सफाई होने के बाद वो औरत जो है सेटिस्फाइड नहीं होती है। तो आपको डिटेक्टिव बन के एक रोल प्ले करना होता था कि बताइए वो ये क्या प्रॉब्लम, क्या लोचा हो रखा है उधर, व्हाट हैपेंड देयर। तो आप अपना दिमाग लगाते हैं और अपने सारे जितना भी आप लोगों ने पढ़ रखा था उन सबको एक जगह समेट करके आपके दिमाग में जोड़ डालने के बाद एक बात याद आती है कि एक्वारीजिया नाम का कोई कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें HCl और HNO3 1:3 के रेशियो में हम लोग 3:1 के रेशियो में 3:1 के रेशियो में डिजॉल्व किया जाता है और वो गोल्ड जैसे एलिमेंट को भी अपने अंदर घुला लेता है। उसमें जो कौन है मेन जिसकी वजह से वो घुल जाता है, सर दिमाग डालिए, जोड़ डालिए, आपको याद आएगा, नेसेंट क्लोरीन है जिसकी वजह से गोल्ड और प्लैटिनम भी उसमें डिजॉल्व हो पाते हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर गोल्ड रिकवरी एंड डिजॉल्व्स गोल्ड? concentrated HCl, concentrated HNO3, aquaresia and sulfuric acid. aquaresia जो HCl और HNO3 का ही मिश्रण होता है जो 3:1 के रेशियो में बनाया जाता है। ठीक है, तो aquaresia has ability to dissolve gold as well as platinum in it. Why? Because it contains a nascent chlorine. इसके पास एक नवजात क्लोरीन होता है और यही जो है गोल्ड से रिएक्शन करके और एक क्लोराइड बना देता है और प्लैटिनम से रिएक्शन करके प्लैटिनिक क्लोराइड बना देता है। तो एक्वारीजिया इकलौता है जिसके पास नेसेंट क्लोरीन है जिसकी वजह से वो गोल्ड और प्लैटिनम जैसे एलिमेंट्स को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। यानी कि अगर आप कहीं भी अपने गहने ऐसे लिक्विड से साफ कराते हैं तो उसका मतलब वो गहना आपका सिर्फ डर्ट क्लीन नहीं होता है बल्कि उसके मटेरियल, उसका वेट, उसका जो ओरिजिनलिटी है वो भी खत्म होता है, उसका ऊपर वाला लेयर भी डिसॉल्व होकर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ने के पहले आप एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे जो रेशियो लिखा है वो HCl H2HNO3 लिखा है, इसलिए 3:1 है। अगर ये HNO3 HCl लिखते तो ये 1:3 कहा जाता। ऐसे ध्यान रखिएगा, 3 parts of HCl to 1 part of HNO3 और 1 part of HNO3 to 3 part of HCl। अगला क्वेश्चन हमारा है ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ये सॉल्यूशन जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर लेता है, उसका पीएच कितना होना चाहिए? इट हैज बीन आस्क्ड इन 2015 and 2018 टू। ओके, तो सपोज दिस इज ए पीएच पेपर, इट रीड्स फ्रॉम 0 to 40, एट द मिड इट इज 7, दैट इज न्यूट्रल। बिफोर बिलो 7, between 0 to 7 H plus ion increases and from 7 to 14 OH concentration increases. It doesn't mean that 0 to 7 solution does not contain OH minus ion. 0 to 7 pH range means H plus ion is more than the OH minus ion, and from 7 to 14 OH minus ion is more than the H plus ion. But at 7 H plus ion is equal to OH minus ion. Okay, so the substance which is pH value of 7 is a neutral substance, cannot change, neither change blue litmus nor change red litmus. Substance that has more H plus ion would have less pH value than 7, and the acid which has less pH value than 7 is able to turn blue litmus to red. But the question is asking that substance has to turn red litmus to blue. Red to blue, it means it has to be base. It means it has more hydroxide ions in it. It should have a pH range of 7 to between 7 from 7 to 14. Not 7, but between 7 to 14 or up to 14. 14 could be the base, but 7 is neutral. Okay, so 1, 4, 5 or 10. 1 less than 7, 4 less than 7, 5 less than 7. These are acidic nature. 10 is obviously showing basic nature, and it will change red litmus into blue. Tooth enamel is made up of which substances? Tooth has 3 layers: enamel, dentine and tooth pulp. Okay, enamel, dentine and tooth pulp. तो आपको ये बताना है कि ये जो enamel होता है वो किस चीज से बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और हार्डेस्ट लेयर जो होता है हमारे बॉडी का, तो कैल्शियम ऑक्साइड या पोटेशियम, तो ये आपका बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। जो टूथ का अपर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड enamel, it is made up of calcium phosphate. Which acid is present in tomato? टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? मेथानोइक, एसिटिक, ऑक्सैलिक
ऑक्सैलिक एसिड या फिर साइट्रिक एसिड। तो टोमेटो में क्लियरली होता है ऑक्सैलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सैलिक। एप्पल में मैलिक एसिड होता है, टैमरिंड में टार्टेरिक एसिड होता है, खट्टे फलों में जैसे आंवला, विनेगर, ये सब में आपका साइट्रिक एसिड होता है। चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये सारे एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, इनको ऑर्गेनिक एसिड या नेचुरल एसिड भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज ए सॉल्ट ऑफ। सोडियम कार्बोनेट जो है आपका Na2CO3, ये एक बेसिक सॉल्ट है। इसके पीछे का रीजन क्या है, ये किसका, इसमें से ये किसका सॉल्ट है, तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर एक है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से ये बना है, या वीक एसिड वीक बेस, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, या फिर वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, ये ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, देखिए इसमें ये आपकी क्लास में आपके टीचर ने कराया होगा कि अगर सॉल्ट मालूम है आपको तो पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस के बारे में आपको पता करने के लिए बताया गया, बताए होंगे आपके टीचर्स, ठीक है। तो इसमें आपका जो Na पॉजिटिव और CO3 नेगेटिव है, Na आपका बताता है कि ये किसी बेस का पार्ट है और CO3 किसी एसिड का पार्ट है। अगर हमने Na से कौन सा बेस लिया होगा NaOH, और CO3 से कौन सा एसिड लिया होगा तो H2CO3, और जब इसका रिएक्शन हुआ होगा तो एक सबस्टेंस बना होगा Na2CO3 और H2O। इसका मतलब NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड है वो एक वीक एसिड है। यानी कि ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कंपैरिजन रिएक्शन से बना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी एक एग्जांपल है। और ये जो सॉल्ट है वो आपका बेसिक सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस नहीं, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, आपका ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ओके, तो पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस पहचानने का तरीका है कि आपके सॉल्ट में जो मेटल है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, वो पॉजिटिव आयन होगा, वो आपके बेस का पार्ट होगा, उससे जुड़ा हुआ बेस आपको याद रखना, उसमें OH जोड़ देना होगा, और CO3 जो होगा आपका वो आपके एसिड का पार्ट है। तो गिने चुने एसिड्स आपने याद कर रखे होंगे अपने सिलेबस में। तो CO3 से हमारा कार्बोनिक एसिड था तो हमको ये याद रहा था, वैसे ही PO4 होता तो फास्फोरिक एसिड होता, SO4 होता तो सल्फ्यूरिक एसिड रहा होता, NO3 होता तो नाइट्रिक एसिड रहा होता। तो चीजें ऐसे आप मतलब पकड़ सकते हैं। इसके जगह पे कोई दूसरा एग्जांपल दे तो भी आप पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस पता करके बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following metal exists in the liquid state at room temperature? इनमें से कौन सा मेटल जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट, सोडियम, मरकरी, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। आपका मेटल पूछ रहा है और लिक्विड पूछ रहा है तो मरकरी है ऑब्वियसली। अगर आपका लिक्विड नॉन मेटल पूछता तो हम लोग ऑब्वियसली ब्रोमीन बोल दिए होते, लेकिन ये लिक्विड मेटल पूछा है तो ये आपका मरकरी है। क्वेश्चन नंबर 9, नॉन मेटल का नाम बताइए विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखिए अगला क्वेश्चन फिर वही आ गया, ये भी आपका 18 और 22 में रिपीटेड क्वेश्चन है। मरकरी, ब्रोमीन, कार्बन या हीलियम, मरकरी, ब्रोमीन, कार्बन या हीलियम। तो इसका आपका एक ब्रोमीन, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि ब्रोमीन आपका इकलौता नॉन मेटल है जो आपके रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा मेटल, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिना इधर उधर देखे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बात करें तो सिल्वर ही है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इसका सबसे लिस्ट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, सिल्वर। 11, एल्निको इज एन एलॉय ऑफ। एल्निको जो होता है वो किसका एग्जांपल, तो इसके नाम में ही छिपा हुआ है। एल्निको एल, एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, वैलेंसी 3, आयन Al3 प्लस, निकेल Ni निकेल, 28 एटॉमिक नंबर, वैलेंसी 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, Ni2 प्लस भी हो सकता है, Ni4 प्लस भी हो सकता है। चलिए, कोबाल्ट CO कोबाल्ट 27 है इसका एटॉमिक नंबर, और ये भी सिमिलर पैटर्न फॉलो कर सकता है, CO2 प्लस 4 प्लस का आयन आ सकता है। तो ये आपके मैग्नेटिक सबस्टेंसेस भी है, ठीक है। तो एल्निको जो है वो किसका एलॉय कहलाएगा, Al, Ni और CO। ऐसे ही आपको एक बार याद रखना होगा, फिकोनी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से मैग्नेट बनाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रिपरेशन प्रोपेनल
जैसे प्रोपेनॉल आ गया, आपने लास्ट में देखा Al, और Al का मतलब होता है अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड CH4। ठीक है, तो बताइए कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है प्रोपेनॉल का क्या होने वाला है। तो फंक्शनल ग्रुप यानी ऑप्शन नंबर बी CHO, OH जो है अल्कोहल है, COH जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, और CU जो है वो कीटोन है। ठीक है, तो प्रोपेनॉल यानी Al वो अल्डिहाइड का पहचान है, सिंगल बॉन्ड CH2। क्वेश्चन नंबर 13, बकमिंस्टर फुलरिन इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ। बकमिंस्टर फुलरिन डिजाइन किया गया था एक अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर के द्वारा। तो ये किसका एलोट्रॉप है? तो ये कार्बन का एलोट्रॉप कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसके अलावा इसके दो और एलोट्रॉप है, ग्रेफाइट और डायमंड। ठीक है, ये दोनों भी एलोट्रॉप ही कहलाते हैं कार्बन इसके साथ साथ। तो फिलहाल इसका आंसर है कार्बन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग which cooking if bottom of the vessel is getting blackened on the outside it means which नहीं why जब आप कोई भी चीज बनाने वाले हो, जो कुछ बना रहे हो, भोजन बना रहे हो, ठीक है, अगर बर्तन का नीचे का हिस्सा जो होता है वो ब्लैकन हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा घर के बहुतों के घरों में खाना जब बनता है, तो जब पहले बनता था चूल्हे पे लकड़ी और काउडंग केक यानी कि जो गोबर का उपला गोईठा वगैरह हम लोग बोलते हैं, उनकी सहायता से खाना वगैरह बनाया जाता था, तो उस बर्तन के नीचे इसका हिस्सा ब्लैक पड़ जाता था। तो क्या बोलते हैं इसको, क्या है वो ब्लैक वाला पार्ट? इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका मतलब वो काला हो जाने का कि फूड जो है वो पका नहीं है, या फिर फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, फ्यूल से जल नहीं रहा, या फिर फ्यूल इज वेट, फ्यूल भीगा हुआ है, या फिर फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली, या फिर फ्यूल पूरे तरीके से जल रहा है। तो बर्तन के पीछे वो काले रंग का जो सबस्टेंस है दैट इज कार्बन, और वो कार्बन वहां पे तभी डिपॉजिट हो रहा है जब आपका फ्यूल सही तरीके से जल नहीं पा रहा है। अगर आपका फ्यूल 100% जल रहा होगा, अगर आपका फ्यूल कंप्लीटली कंबशन उसका हो रहा होता, ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई हो रही होती, तो ऐसा करके कोई ब्लैक लेयर कार्बन का डिपॉजिट ही नहीं हो पाता, कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स सब पार्टिकल्स बचते ही नहीं। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि आपका फ्यूल जो है वो सही तरीके से जल नहीं रहा है। ओके, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये कहता है द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या चाहिए होता है, क्या यहाँ पे ऑप्शन सही होगा? CO2 और वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, या फिर ये सब चाहिए? तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए ये सब चाहिए होता है। CO2 और वाटर भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ दिस। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव CO2। अगर आपका जो पायरुवेट है वो CO2, वाटर और एनर्जी दे रहा है, पायरुवेट स्प्लिट होने के बाद आपका CO2, वाटर और एनर्जी दे रहा है, तो बताइए प्रोसेस कंप्लीट कहां हो रहा है? आपके रेस्पिरेशन के तीन पर स्थितियां बनती हैं। पहला, साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज जो है आपका ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। इसके बाद इसकी तीन स्थिति बनती है, ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, और फिर आपका ईस्ट। ठीक है, अब ऑक्सीजन अगर रहेगा तो इसको बोलते हैं एरोबिक, और ऐसे स्थिति में CO2, H2O और एनर्जी भी रिलीज होता है, और वो भी 38 ATP। ठीक है, और ATP क्या है? तो ATP इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो ये स्टेप कहां हो रहा है? तो अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, एरोबिक अमाउंट में प्रेजेंट, तो आप याद करो कि पावर हाउस किसको कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेप होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट हो रहा है। अगर ये एनारोबिक होता, ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन एब्सेंट होता, तो उसके जगह पे लैक्टिक एसिड बनता। कौन सा एसिड बनता? लैक्टिक एसिड, और 2 ATP की एनर्जी रिलीज होती। तो लैक्टिक एसिड बनने की वजह से ही हमारे मसल्स में हम लोग क्रैम्प महसूस करते हैं, दर्द महसूस करते हैं। जब भी आप बहुत तेज दौड़ लेते हैं, हेवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो ऐसी स्थितियां जो क्रैम्प जनरेट कर देती है। ठीक है, तो आपका अगर ये लैक्टिक एसिड वाला स्टेप हुआ होता, ऑक्सीजन नहीं हुई मिला होता, तो वो स्टेप भी आपका साइटोप्लाज्म में ही हुआ होता। ये पहला स्टेप ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट होना, ये साइटोप्लाज्म में ही ऑलवेज होता है। लेकिन इसका बाद का जो स्टेप है, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो माइटोकॉन्ड्रिया में, एनारोबिक है तो लैक्टिक एसिड में, और ये तो ईस्ट का है जिसके में फर्मेंटेशन बोलेंगे, जिसमें ग्लूकोज का जो है वो कन्वर्शन अल्कोहल में हो जाता है। फिलहाल कमिंग टू द क्वेश्चन, करेक्ट आंसर वाज माइटोकॉन्ड्रिया।
ओके 17 क्वेश्चन, द जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, प्लांट में जाइलम होता है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमिनो एसिड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। जाइलम का जैसे हम लोग बात करते हैं तो जाइलम का रिस्पॉन्सिबल, ये इससे एक और प्रोसेस जुड़ा है एसेंट ऑफ सैप, यानी फ्लूइड्स को ग्रेविटी के अगेंस्ट रूट्स से ऊपर लीव्स वगैरह तक ले जाना है, इसको एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है। और ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर और वाटर में डिसॉल्व मिनरल्स को ले जाने के लिए, ठीक है। जब बात फ्लोएम की हो रही होती तो फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड मटेरियल टू ऑल द पार्ट्स, अपर पार्ट, लोअर पार्ट, सब जगह पे, और उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। फिलहाल कमिंग टू द क्वेश्चन, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है, ये जो टर्मिनल एंड है और अगला न्यूरॉन का ये जो डेंड्राइट है, इसके बीच में ये जो गैप होता है इसको कहते हैं हम लोग सिनेप्स। इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल भरा होता है, उसको एसिटाइल कोलाइन भी कहा जाता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को, मैसेज को अगले न्यूरॉन तक ट्रांसमिट कर देना, पास कर देना। तो इस गैप को कहते हैं हम लोग सिनेप्स। गैप का नाम क्या है? सिनेप्स। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो ब्रेन होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? थिंकिंग, रेगुलेटिंग हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे पार्ट्स के काम के लिए हमारा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है। विच ऑफ द प्लांट हार्मोन इनहिबिट्स ग्रोथ? इनहिबिट का मतलब होता है अपोज, टू अपोज। तो इनमें से कौन सा हार्मोन है प्लांट का जो प्लांट की ग्रोथ को अपोज करता है? मतलब कि अगर लंबाई बढ़ रही है तो बढ़ने से रोक देता है। लीव्स जो है वो, मतलब फल जो है वो हरे हैं या और ज्यादा ग्रोथ होने वाले हैं, पकने वाले हैं, तो उसको रोक देता है। पत्तियों को इनहिबिट करके उसके ग्रोथ को खत्म कर देता है। बहुत फायदा है इसके इनहिबिशन का। तो ये कौन है? वो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है। तो आप विचार कीजिए, सोचिए कि कौन है जो इनहिबिट, ग्रोथ को इनहिबिट करता है, अपोज करता है। तो आपका कौन सा हार्मोन है जो ये ग्रोथ इनहिबिट करता है? तो इसका सही जवाब है एब्सिसिक एसिड। एबीए भी इसको कहा जाता है। यही है जो आपके ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है। बाकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं ये सब, बाकी ये जो एब्सिसिक एसिड है ग्रोथ को अपोज करता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 21। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग। ये देखिए 3 बार ये भी पूछा गया क्वेश्चन। बडिंग से, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बडिंग से किस में होता है? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लिशमैनिया में? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लिशमैनिया में? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे ही बात आएगा तो हम समझ जाएंगे कि रिप्रोडक्शन जब भी केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, एक बॉडी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम या लिशमैनिया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है और वो भी बडिंग प्रोसेस से बात कर रहा है। तो अमीबा में बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन होता है। ईस्ट, अमीबा में बाइनरी फिजन नहीं होता है, मल्टीपल फिजन नहीं होता है। ईस्ट का जो है रिप्रोडक्शन होता है वो ये वाला बर्ड ग्रोथ करा करके इसमें होता है। तो ये बडिंग जो है वो ईस्ट में होता है। प्लाज्मोडियम में आपका मल्टीपल फिजन होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 22, Which of the following is a contraceptive method? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का जैसे हम लोग बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि वो तरीके, वो सारे प्रोसेस, वो सारे मेथड जिससे हम फर्टिलाइजेशन अवॉइड कर रहे हैं, प्रेगनेंसी अवॉइड कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। तो इसमें से कौन है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? कॉन्डम है, कॉपर्टी है, डायफ्राम है या सारे के सारे ही हैं? तो देखो, कॉन्डम हो जो पेनिस पे यूज किया जाएगा मेल बॉडी के द्वारा, जिसका भी काम है कि स्पर्म को ओवम से मिलने न दे। कॉपर्टी का भी सेम प्रोसेस है। कॉपर्टी आपका आईयूसीडी है, इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जो यूट्रस के अंदर ही फिट किया जाता है, टी शेप का होता है। इसका काम भी है हार्मोनल इम्बैलेंस करके और ये ओवम को स्पर्म से फर्टिलाइज होने के पहले ही खत्म कर देना, निष्क्रिय कर देना। डायफ्राम ये अवॉइड करता है, ओवम को उससे मिलने नहीं देता है स्पर्म से। तो मतलब एक ही है कि सारे प्रोसेस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहे जाते हैं। इसमें 2 फेमस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है आपके। सर्जिकल मेथड, जिसमें एक है ट्यूबेक्टोमी और एक है वैसेक्टोमी। इसमें क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब को सर्जरी की सहायता से डॉक्टर कट करके टाई कर देते हैं ताकि फिर फर्दर कोई फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ना हो सके, ओवम रिलीज ना हो सके। वैसेक्टोमी में
वास्ट डिफरेंस जो मेल में होता है उसको कट करके और टाई कर दिया जाता है ताकि स्पर्म का अब आगे और इजैकुलेशन ना हो सके, हम नसबंदी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सर्जिकल मेथड से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, द एंथर कंटेन्स, हमारा जो प्लांट में रिप्रोडक्शन पढ़ना था वो भी फेनोरोगैम्स में यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में, जिसमें फ्लावर को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माना जाता है। तो उसमें एक है टॉपिक एंथर। एंथर में क्या पाया जाता है? एंथर आपका फ्लावर का, प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट का हिस्सा है। इसमें क्या होता है? तो एंथर में पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है? तो होमोलोगस ऑर्गन का मतलब सिमिलर, होमो माने सिमिलर और लोगस माने ऑर्गन, माने सिमिलर फंक्शन लेकिन सिमिलर स्ट्रक्चर पर डिफरेंट फंक्शन। तो होमोलोगस ऑर्गन कौन है? हमारा हाथ और डॉग का फुल लिंग, आवर टीथ और एलिफेंट का टस्क, पोटैटो या फिर रनर ऑफ ग्रास या फिर सब के सब। तो हमें ऐसा लगता है कि ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर पर डिफरेंट फंक्शन जो होगा, हमारा हाथ और डॉग का फुल लिंग दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा ही है, लेकिन हम लोग दोनों से काम अलग अलग करते हैं। आवर टीथ एंड एलिफेंट टस्क, सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम स्ट्रक्चर पर डिफरेंट फंक्शन। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव सही आपका ऑप्शन है। वैसे ही आपके रिमूव कोर्सेज से आने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। ए मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट consisted of breeding tall pea plant bearing violet flower, tall pea plant violet flowers with short pea plant bearing white flowers। चलिए इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारे जो है टॉल पी प्लांट, ये क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग लॉ ऑफ जेनेटिक्स जो है, जो जॉन ग्रेगोर मेंडल के द्वारा दिया गया था, इन लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक एक जनरेशन वाइज करके हमको देखना पड़ेगा और उसके बाद उसकी सहायता से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का भी यूज किया जाएगा और हम पता करेंगे कैसे ये क्रॉस ब्रीडिंग या आपस में ब्रीडिंग करा करके एक ये क्वेश्चन को फॉलो करेगा। क्या आंसर इसका होने वाला होगा? तो एक मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट। आपका मान लेते हैं टॉलनेस का जो एल है वो डबल टी कैपिटल मान लेते हैं, डोमिनेंट है। बियरिंग वायलेट फ्लावर्स, वायलेट फ्लावर्स के लिए हम लोग मान लेते हैं कि कैपिटल W। शॉर्ट पी प्लांट बियरिंग व्हाइट फ्लावर्स, शॉर्ट पी प्लांट मान लेते हैं और व्हाइट फ्लावर को स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये इनका क्रॉस होना है। अब द प्रोजेनी आर ऑल वायलेट फ्लावर्स। जो रिजल्ट आ रहा है उसमें सबके सब फ्लावर जो थे वो वायलेट फ्लावर्स थे। फ्लावर्स कैसे थे सारे के सारे? क्या आइदर दोनों बड़ा W था या फिर दोनों में से एक बड़ा W था। ठीक है, तो यानी कि फ्लावर सारे के सारे वायलेट होने वाले हैं। तो इसका मतलब कि जो पेरेंट है वो कह रहा है, हम लोगों ने पेरेंट खुद ही पहले डिसाइड कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन में हमको पहले ये सोचना था कि प्रोजेनी में यदि सबके सब फ्लावर्स वायलेट हैं, सबके सब फ्लावर्स के लिए ये दोनों में से कोई एक एलेल है, तो बताइए कि पेरेंट के पास कौन सा एलेल रहा होगा? ये वाला होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा? अगर हम सोचे पेरेंट के पास इसके बारे में और इसे खुद से क्रॉस कराएं, चलिए उसका क्रॉस हम लोग खुद से करें। ठीक है, इसका क्रॉस करा के देखते हैं। टी टी डब्ल्यू डब्ल्यू, टी टी डब्ल्यू डब्ल्यू से क्रॉस कराएंगे तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो हर हाल में टी टी डब्ल्यू डब्ल्यू ही मिलने वाला होगा। और सारे के सारे रिजल्ट्स, इसे गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू, और इसके चारों गैमेट ऐसे ही होंगे, इसके चारों गैमेट ऐसे ही होंगे। तो 4 × 4 16 रिजल्ट जो आने वाला होगा वो सब ऐसा ही आएगा, टॉल और वायलेट फ्लावर के साथ। अगर आप ये ऑप्शन चेक करते हैं कि ये क्यों नहीं होगा, तो हम क्लियर देख सकते हैं कि जो स्मॉल w है वो व्हाइट फ्लावर्स के लिए, तो रिजल्ट में वायलेट नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे हमको वायलेट फ्लावर मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या हो सकता है? ये प्लांट हमारा जो है, जो वायलेट फ्लावर है वो टॉल होना चाहिए,
वायलेट फ्लावर जो है वो क्या होना चाहिए, टॉल होना चाहिए, ठीक है। तो अब कौन सा पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि प्रोजेनी में सारे वायलेट फ्लावर्स हमको चाहिए। अगर इससे क्रॉस कराएंगे तो फ्लावर तो सारे वायलेट मिलेंगे, लेकिन प्लांट का हाइट शॉर्ट रह जाएगा। अगर हम इनका क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे आपको जो जीन मिलेंगे वो इसका दो नहीं, इसका जीन जो मिलेगा, गैमेट जो मिलेंगे वो कुछ ऐसे मिलने वाले होंगे, 50% वायलेट और 50% व्हाइट फ्लावर मिलेगा। तो ये ऐसे ही रिजेक्ट होने वाला है। जैसे ही छोटा वाला डब्लू आ गया, छोटा वाला डब्लू की वजह से हमारा जो प्रोजेनी होने वाला होगा वो आपका व्हाइट फ्लावर के साथ हो जाएगा। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा यही होने वाला है, दोनों कैपिटल टी और दोनों कैपिटल डब्ल्यू। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज, एक प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है, तो प्लेन मिरर एक इमेजिनरी रेडियस वाले स्फेरिकल ग्लास का एक पार्ट होता है प्लेन मिरर। तो जब इसका रेडियस ही इमेजिनरी है तो इसका फोकल लेंथ भी इमेजिनरी ही होने वाला होगा। सो इन्फिनिटी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाता है। एक ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता, ठीक। ये आपका सी और ये आपका एफ। इसके बाद की स्टोरी कुछ ऐसी है कि डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड द पोल। तो इमेज और पोल के डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा, इमेज और पोल के डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा। अगर ये आपका मिरर है, ये एफ और ये सी है, और एक ऑब्जेक्ट को कहां रखा जा रहा है, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो आपको बताना ये है कि डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द पोल। तो पहला बात तो ऑब्जेक्ट जब सी पे रहता है तो इमेज कहां बनती है, सी पे ही बनती है, सेम साइज की बनती है। तो आई और पी पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, तो आई और पी के बीच का ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस सी और पी के बीच का है, वही इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस भी होगा, ठीक है। तो ये आपका नन अदर देन डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड द पोल इज कितना होगा, इक्वल टू एफ फोकस। तो नहीं, फोकस पी से एफ तक होता है और ये उसका डबल है, बिटवीन एफ एंड 2f। एफ और 2f के बीच की दूरी है नहीं, इक्वल टू 2f, ऑफ कोर्स इक्वल टू 2f, f प्लस 2f। इमेज डिस्टेंस जो होगा आपका वो 2f के बराबर होने वाला है इस क्वेश्चन में। ये बड़ा घुमा के आसान सा क्वेश्चन पूछा है। इसने कहा कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताइए कि इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो हमको ये मालूम करना है पहले, सोचना है पहले कि ऑब्जेक्ट यदि सेंटर पे रखे हैं तो इमेज भी सेंटर पे ही बनता है, और इमेज जब सेंटर पे बनता है तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल ही इमेज और पोल का डिस्टेंस होगा। और वो किसके बराबर है, क्या वो f के बराबर है, तो नहीं, f तो fp हो गया, फोकस हो गया, फोकस और पोल के यानी कि रेडियस का हाफ होता है, ये तो रेडियस है, और रेडियस का यहाँ पे मिलता हुआ लाइन कौन है, इक्वल टू 2f, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इक्वल टू 2f। क्वेश्चन नंबर 28, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज ग्रेटर देन 1। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 1 से ज्यादा होता है। इसके पीछे का कारण क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है एक मीडियम का 1 से ज्यादा होता है, क्यों। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है। फिर से स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होती है वो उस मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है। वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उस मीडियम में जितनी स्पीड ऑफ लाइट है उससे ज्यादा है, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बराबर होती है। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, अगर वो बराबर होता तो लाइट रिफ्रैक्ट ही नहीं करेगा, तो ये तो ऐसे ही खत्म होने वाला है। या फिर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो सही जवाब क्या होने वाला है आपका, ये ए और बी वही होने वाला है। ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्ट स्पीड जो होता है लाइट का दोनों में बदलेगा। अब चलिए आते हैं वैक्यूम और मीडियम का। लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में ही मैक्सिमम होती है, बात आप याद रखिएगा।
ये वाला ऑप्शन ऐसे ही हमारा गलत हो गया क्योंकि ये ग्रेटर कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब उल्टा हो रहा था, अभी उल्टा हो रहा था, उल्टा हो रहा था, उल्टा हो रहा था। ये कह रहा है कि वैक्यूम में जो स्पीड की लाइट है वो मीडियम में स्पीड की लाइट से कम है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे हमारा गलत होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होगी वो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर होगी। वैक्यूम में हमेशा सबसे ज्यादा होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यही वजह है कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो चेंज होती है। चलिए लोग आगे बढ़ते हैं। इसका आपका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन है कि पावर ऑफ द लेंस इज -2.0। कह रहा है कि अगर पावर आपका -2 डायोप्टर है तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा। पावर 2 डायोप्टर है तो पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, यानी f इज इक्वल टू 1/p होता है, यानी कि 1/2 हो जाएगा। अब 2 मीटर को 200 सेंटीमीटर में कर लेंगे तो 1 मिनट चलिए, पावर f जो है आपका 1/p हो गया। अब पावर जो है आपका 2 डायोप्टर दिया हुआ है, यानी कि 1/2, तो फोकल लेंथ हो गया 1/2 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इनटू 100, ठीक है, तो ये आपका हो गया 50 -50 सेंटीमीटर, यानी -50 सेंटीमीटर। और ये नेगेटिव बताता है कि आपका जो पावर नेगेटिव है, मतलब ये आपका जो लेंस होने वाला है वो कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स, आप जरा बताइए ध्यान से, कॉनकेव कि कॉन्वेक्स। कॉनकेव, बहुत बढ़िया। तो ये लेंस जो है कॉनकेव होने वाला है, उसका फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा -50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि जब हम p बराबर 1/f पुट करते हैं तो 1/2 पुट कर दिए, और मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए हम लोग झट से यहाँ पे डबल जीरो लगा दें, जो कि गलत है। ये ½ मीटर हुआ और इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तब जाकर के ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा, तो -50 सेंटीमीटर। ओके, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। The change in focal length of eye lens is caused by the action। हमारा जो आई लेंस है लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग ब्राइट से डिम या डिम से ब्राइट लाइट में आने जाने की वजह से हमारा आई लेंस में जो चेंज आता है, परिवर्तन आता है, वो क्यों आता है, किस कारण से आता है, इसके लिए कौन उत्तरदायी है। पिपिल, रेटिना, सिलियरी मसल्स या आइरिस। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा सिलियरी मसल्स। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन LDDB कितना होना चाहिए, वो 25 सेंटीमीटर होता है। LDDB कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर जो मिनिमम डिस्टेंस से जहां तक हमारा आए बिना किसी स्ट्रेन के क्लियरली देख सकता है। चलिए, द डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग्स आर रेड इन कलर। आपने कई जगहों पे देखा होगा कि गाड़ियों का जो ब्रेक लाइट होता है वो रेड बनाया जाता है, टावर वगैरह पे ऊपर लाल कलर के बल्ब जलाए जाते हैं, ऊपर जो एरोप्लेन वगैरह जा रहे हैं उसमें भी रेड तरह का सिग्नल हम लोग देख सकते हैं। तो आखिर रेड ही क्यों, रेड के पीछे हम लोग क्यों आप पड़े हुए हैं, तो इसलिए क्योंकि रेड लाइट का सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होता है, या फिर इसलिए कि रेड लाइट जो सबसे कम स्कैटर होता है, या फिर इसलिए कि रेड लाइट जो होता है एब्जॉर्ब हो जाता है, या फिर इसलिए कि रेड जो ब्राइट लाइट है। इन चारों में से इसका सबसे बेटर आंसर है रेड लाइट सबसे कम स्कैटर होता है, क्योंकि रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। रेड लाइट का वेवलेंथ जो होता है सबसे ज्यादा होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है। पावर तो वाट ही होगा, ओम तो रेजिस्टेंस का होता है, वाट को हम लोग जूल पर सेकंड भी कहते हैं, और एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट का होता है, और जूल आपकी एनर्जी की होती है, हीट का होता है। ठीक है, तो वाट आपका इलेक्ट्रिक पावर का। 2 resistors of 2 ohm and 4 ohm are connected in parallel, तो equivalent resistance is what। सबसे पहले इसको बेसिक क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे। 1/R equivalent is equal to 1/R1 plus 1/R2। इसका आपका एलसीएम हो गया 4, 2 + 1 3/4, और जाके इट विल इनवर्ट 4/3। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका, जो आपका डिवाइड करने के बाद फाइनल आंसर देगा 0.75। 0.75 1
0.333 और इसका एक शॉर्टकट तरीका भी आपके टीचर ने आपको बता रखा है। R इक्वल अगर दो रेसिस्टर्स हो तो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, यानी बिना हम लोग पेन चलाए मन ही मन कर सकते हैं 3 इंटू 4 बाई 3 प्लस 4, 3 इंटू 4 बाई 3 प्लस 4, अगर 3 और 4 नहीं, ये तो 2 और 4 ओम का है, तो 2 प्लस 2 इंटू 4 बाई 2 प्लस 4, 8 बाई 6, 4 बाई 3 अगेन 1.33। ओके, तो कंक्लूजन 1.33। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ, कोई भी आयरन हो या हीटर हो या गीजर हो, उसके अंदर एक वायर लगा होता है जो इलेक्ट्रिक करंट पार होने की वजह से, प्रवाहित होने की वजह से, फ्लो होने की वजह से दैट बिकम्स वेरी हॉट, टू मच हॉट, एंड ड्यू टू दैट हॉटनेस तो हम लोग वो हीट एनर्जी यूज कर लेते हैं अपने अलग अलग पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो वो हीटिंग एलिमेंट टूटता नहीं है जल्दी। नोटिस करने वाली बात यही है कि वो गर्म होकर के पिघलता नहीं है जल्दी, टूटता नहीं। तो किस मटेरियल का बना होता है ये आपसे पूछा गया है, तो वो बना होता है आपका नाइक्रोम का। वो किसका बना होता है? नाइक्रोम का। द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? जनरेटर। ऑब्वियसली बिना आगे गए हम लोग टिक कर सकते हैं, जनरेटर ही वो डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स फिजिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। बाकी गैल्वेनोमीटर आपका करंट डिटेक्ट करता है, एमीटर करंट मेजर करता है, और मोटर आपके इलेक्ट्रिक एनर्जी को फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट होता है, चाहे वो घर में हो या आपके दिमाग में हो तो बताइए करंट क्या होता है पूरे सर्किट में? बहुत रिड्यूस कर जाता है अचानक से, डज नॉट चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता, इंक्रीजेस हेवीली या फिर वेरीज कंटिन्यूअसली। इसका सही जवाब है इंक्रीजेस हेवीली। इसका सही जवाब क्या है? इंक्रीजेस हेवीली, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइज इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, ये आपका अगर सोलेनॉइड है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सर्कुलर होते हैं, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होते हैं, डाइवर्जिंग होते हैं, एलिप्टिकल होते हैं। पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, एकदम पैरेलल स्ट्रेट। इसको यूनिफॉर्म भी कहा जाता है। कहीं कहीं पे आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में जो ऑप्शन आता है वो यूनिफॉर्म का ऑप्शन आता है, तो हम यहाँ पे यूनिफॉर्म मानेंगे पैरेलल स्ट्रेट लाइन में। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इनमें से कौन जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? प्लास्टिक, ग्लास, पील ऑफ वेजिटेबल्स या पॉलिथीन। इनमें से कौन जो है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? प्लास्टिक, ग्लास, पील ऑफ वेजिटेबल्स या पॉलिथीन। इसका सही जवाब क्या होने वाला है? बायोडिग्रेडेबल किसको कहते हैं बच्चे? तो बच्चे पार्टी बायोडिग्रेडेबल मींस substances that can be decomposed by bacteria or fungus, means microbes, basically fungus and bacteria, और ऐसे सब्सटेंस को बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहा जाता है। ठीक है, तो कौन है इनमें से? पील ऑफ वेजिटेबल, पील माने छिलका, वेजिटेबल्स का जो पील होता है, पेपर भी होता है, वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में आता है। इन ए फूड चेन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय, एक फूड चेन जो होता है शुरू होता है प्रोड्यूसर से, जिसमें कौन आते हैं? प्लांट्स आते हैं। इसके बाद इसका सेकंड ट्रॉपिक लेवल जो होता है उसमें कौन आएगा? इसमें आता है आपका हार्बीवोरस एनिमल्स, हार्बीवोरस। इसके बाद आते हैं कार्निवोर्स, ऐसे करके। तो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गया। तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कौन होते हैं हमेशा? तो कार्निवोर्स होते हैं। चलिए अगला, द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज मेनली ड्यू टू, ओजोन लेयर जो डिप्लेशन है उसके पीछे का मेन कारण कौन है? CFCs है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या पेस्टिसाइड्स। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके ओजोन लेयर डिप्लेशन का मेन रीजन है। चलिए, एम्फीबियंस और मेनी रेप्टाइल्स हैव फ्लाइंग चैम्बर्ड हार्ट। एम्फीबियन हो या बहुत सारे जो रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं उनमें कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं? ह्यूमन में 4 का होते हैं तो कंफर्म है, लेकिन एम्फीबियन यानी जो जलीय जीव होते हैं और बहुत सारे रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर्ड का हार्ट होता है? ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 चैम्बर्ड हार्ट। ह्यूमन बीइंग का 4 चैम्बर्ड होता है और बहुत सारे एम्फीबियन रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल चेंज, इनमें से कौन जो है फिजिकल चेंज का एग्जांपल है? रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड सोरिंग ऑफ मिल्क।
फिजिकल चेंज का मतलब होता है स्टेट, कलर, ये सब में चेंज आ जाना, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी में बदलाव नहीं आना चाहिए, मटेरियल का में बदलाव नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका रस्टिंग हो जाने का मतलब आयरन का आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होना है, ये केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ वुड, मटेरियल की प्रॉपर्टी बदल जाएगी या फिर केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस स्टेट का चेंज है, H2O H2O ही रहेगा, इसीलिए आपका करेक्ट ऑप्शन है मेल्टिंग ऑफ आइस, ये एक फिजिकल चेंज है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या होता है? CH4 × 2H2O, क्लियरली नहीं होगा, ये जिप्सम होता है। CH4 × ½ H2O, सही बात है, ये आपका करेक्ट आंसर है, CH4 × ½ H2O। Which gas is evolved when zinc react with dilute sulfuric acid? जब जिंक का रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? तो मेटल प्लस एसिड आपका मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है जो पॉप सॉल्ट के साथ बर्न करता है, इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। Which part of the flower becomes the fruit after fertilization? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब ऐसा हो जाता है तो बताइए कि जो फ्लावर जो है वो बिकम्स द फ्रूट, कौन जो है फ्रूट बन जाता है? ओव्यूल, ओवरी, स्टिग्मा, ओव्यूल सीड और ओवरी जो होता है वो फ्रूट में बदल जाता है, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ओवरी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है और कितना होता है? 2.42। आगे क्वेश्चन नंबर 48, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होती है? यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो रो जो होता है वो R इंटू A अपॉन L होता है। तो रो यानी रेसिस्टिविटी है, इसकी यूनिट क्या होती है? ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, 1 मीटर कैंसिल, ओम मीटर। ये रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है, ओम मीटर। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इज अकॉर्डिंग विद द पाथ ऑफ द सन। जैसे सन जाता है, सन घूमता है ईस्ट टू वेस्ट, आपका सनफ्लावर का हेडविस ईस्ट टू वेस्ट रोटेट घूम जाता है। तो ये कौन से प्रकार का ट्रॉपिक मूवमेंट है? फोटोट्रॉपिज्म करेक्ट आंसर है, बिना इधर उधर जाए। किसी केमिकल की वजह से तो कीमोट्रॉपिज्म, जैसे वो आपका पॉलन ग्रेन का ओवरी तक जाना है। जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी की तरफ, यानी प्लांट के रूट्स का। हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर की तरफ। तो फोटोट्रॉपिज्म फोटो की तरफ, लाइट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 और आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि विच ग्लैंड सेक्रेट्स इंसुलिन? इंसुलिन कौन से ग्लैंड से रिलीज होता है? थायराइड, पिट्यूटरी, पैनक्रियाज, एड्रिनल। पैनक्रियाज इसका सही जवाब है। थायराइड जो है थायरोक्सिन रिलीज करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपकी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एड्रेनलिन रिलीज करता है, इसको हार्मोन ऑफ इमरजेंसी भी कहते हैं। तो पैनक्रियाज आपका सही जवाब है और पैनक्रियाज को आइलेट ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, पैनक्रियाज को ही कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोगों ने कवर अप किया है अपने सेट 1 के 50 क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए। इन द नेक्स्ट सेट वी विल कवर नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम कॉन्सेप्ट विद द सेम कॉन्सेप्ट या विद द मोर एफर्ट। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको ये वीडियो पसंद आए देन ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाए ताकि उनका बोर्ड का एग्जाम भी अच्छा जाए, ठीक है। चलिए तैयारी में लगे रहिए, फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।